Hello everyone. In this session, we will discuss the concept of refraction and dispersion phenomena, the scattering process that happens in the nature. So let's start our discussion one by one on this. So our first concept is refraction through the prism. और इससे पहले एक जो important point है, that is about the power of lens. ने रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस डिस्कस किया था, ठीक है। अगर लेंस की पावर फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पावर क्या होती है लेंस की? इज द एबिलिटी is the ability of a lens to converge or diverge the rays of light. या कि किसी भी लेंस की कितनी एबिलिटी है लाइट रेज को कन्वर्ज करने की, ठीक है, डाइवर्ज करने की, उस वो हमें किससे पता चलता है? पावर से पता चलता है, लेंस की पावर से। लेंस की पावर अगर हमें फाइंड करनी है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास ये P इज इक्वल टू 1/f, वेयर ये f क्या है यहाँ पे? फोकल लेंथ। और ये जो पावर है उसकी यूनिट्स क्या होती है हमारे पास? डायप्टर। एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है, जब भी हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो हियर द फोकल लेंथ जो हम यूज करेंगे इट शुड बी इन मीटर्स। फोकल लेंथ जो है इज इन मीटर्स, ठीक है। तो जब फोकल लेंथ कैलकुलेशन करनी है, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये यूनिट तब बनेगी डायप्टर पावर की। अब हम पावर से भी चेक कर सकते हैं हमारा लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस होगा तो उसके लिए पावर क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब क्या है कि वो क्या करेगा? लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो वैल्यू होती है पावर की, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब कि वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है रेज ऑफ लाइट को, तो वो कैसा लेंस होगा? डाइवर्जिंग। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास पावर का। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है, तभी हम रिफ्रैक्शन पढ़ पाएंगे। तो जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है? इट इज अ wedge shaped of transparent medium bounded by two refracting surfaces, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है कि एक वेज शेप पीस का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है। और ये किससे बना होता है? दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अगर जैसे मैं इसको शो करना चाहूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इसके दो सरफेस, हमने बोला है कि दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को बाउंड करके बना है। तो ये जो ए बी पार्ट है, ये क्या है? इसका फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो ए सी साइड है, दिस इज द सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे से बाउंड है, कनेक्ट है, और इससे हमें ये वेज शेप जो है मिलती है।
और ये क्या है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक वर्ड दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रेक्टिंग सरफेस। अब जैसे फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी है, दूसरा ए सी है, तो इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, ये वाला। तो ये जो एंगल है द एंगल बी ए सी, ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ, और एंगल ऑफ प्रिज्म को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ये होता है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म की, रिफ्रैक्शन कैसे होती है। जैसे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है इस ए बी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे एयर है, रेयरर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हमें पता है जब रेयरर से डेंसर रे ऑफ लाइट जाती है तो ये क्या करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो ये कुछ ऐसी जाएगी यहाँ। तो ये जो है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आ गई, तो ये क्या ले लेते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट्स से दिस इज R1। अब ये लाइट ऑफ रे सेकंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे इसकी फिर से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, ये अब लाइट ऑफ रे किस मीडियम से जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे इमर्ज होके बाहर निकले। डेंसर से रेयरर क्या होता है, नॉर्मल से अवे बेंड होगी ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ये रहा, ठीक है। तो इससे दूर जाएगी तो ये बेंड होके इस तरफ निकल, तो ये एंगल हम ले लेते हैं R2। और ये एंगल क्या है, जिससे जब वो बाहर निकल रही है तो दैट रे इज नाउन एज द एमर्जेंट रे, ये जो रे है दैट इज द एमर्जेंट रे। तो ये जो एमर्जेंट रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब अगर ये मीडियम यहाँ पे ना होता तो ये इंसिडेंट रे जो थी ये सीधा निकल जाती, जैसे ये मैंने ब्लू लाइन जो है शो की है, ठीक है। बट ये निकल कैसे रही है, ये ऐसे। तो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दूं तो ये देखो ये मिल रहा है, ठीक है। अगर ये मीडियम प्रेजेंट ना होता तो ये ऐसे सीधा निकल जाती, ऐसे,
ये मैंने ब्लू कलर से शो किया है। और बट क्योंकि यहाँ पे प्रिज्म प्रेजेंट है तो ये रे ऑफ लाइट कैसे निकल रही है, ये रही हमारी इमर्जेंट। मैंने इसको बैकवर्ड वर्ड यूज किया, तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, ये क्या शो कर रहा है कि इंसिडेंट रे जानी ऐसी चाहिए थी बट ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। तो मतलब ये क्या है, डेविएशन शो कर रहा है। तो ये जो ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमें बता रहा है कि जो रे है वो कितनी डेविएट हुई है। राइट। अब जब हम रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ, ये रिलेशन यहाँ पे यूज किया, तब ये सारा डिराइव करके आएगा। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन यहाँ पे इस सिचुएशन में याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। राइट। यहाँ पे आई क्या है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। एंड ये वाला हमारे पास आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ये हमारे पास रिलेशन कब आता है, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं थ्रू द प्रिज्म। नेक्स्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्शन प्रिज्म फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म कैसा है, ऐसा प्रिज्म है जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, स्मॉल है। उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो अगर मैं ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं एट ए बी, स्नेल्स लॉ लगाया, यहाँ पे रेयरर मीडियम एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। तो मैं एट ए बी जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पे स्नेल्स लॉ लगाने वाली हूँ। तो रेयरर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1, एंगल क्या मिल रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज इक्वल टू सेकेंड सरफेस क्या है मेरे पास, ये डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और यहाँ पे साइन R1 एंगल में। तो क्योंकि ये स्मॉल एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म फॉर द स्मॉल एंगल यहाँ पे लिखते हैं। स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है, हमें ये रिलेशन डिराइव करना है। तो स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, साइन जो आई है वो अप्रोक्सीमेटली आई के इक्वल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, साइन R1 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 के। तो ये यहाँ से रिलेशन मिला, आई इज इक्वल टू म्यू इंटू R1। ये इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पे भी हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैं डायग्राम यहाँ पे फिर से बना लेती हूँ, फिर बैक जाना पड़ेगा। जैसे ये था प्रिज्म हमारा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये बेंड हो गई, डेंसर टू रियरर टू डेंसर मतलब बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे जा रही है। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ये ऐसे बाहर निकल गई। अब ये एंगल मैंने R2 लिया है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहाँ पे फिर से रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1, की एयर है। तो ये ए बी सी, एसी पे, एसी साइड पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है उस पे स्नेल्स लॉ लगाना है। तो ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू साइन ऑफ R2 हो गया, इट इज इक्वल टू रेयरर मीडियम है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन ऑफ ई आ गया। अब स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। ठीक है,
ये साइन ई किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल। तो ये इक्वेशन क्या मिली, म्यू r2 दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। हमने ये रिलेशन पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन है हमारे पास क्या आया, म्यू इंटू r1, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। दिस इज म्यू इंटू r1 और ये है म्यू इंटू r2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा। तो यहाँ से म्यू कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा। अब r1 प्लस r2 जो है यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन करके एंगल डिराइव करके यहाँ पे ये दोनों का सम जो है एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आ, ये डायग्राम से ही आया है, ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की है। तो ये रिलेशन भी हमें यहाँ से डायग्राम से मिलेगा, r1 प्लस r2 किसके इक्वल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये a आ गया, दिस इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल आ गया, म्यू a माइनस ए, और ये हमें मिला यहाँ पे म्यू माइनस 1 इंटू। तो ये रिलेशन भी यूज किया जाता है किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है, जब रिफ्लेक्शन जो है थ्रू द प्रिज्म हम स्टडी कर रहे हैं फॉर द स्मॉल एंगल। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारा है दैट इज द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस, द स्प्लिटिंग ऑफ beam of white light into its constituent colors after passing through dispersive medium is known as dispersion। अब डिस्पर्शन क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में। जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे प्रिज्म के थ्रू अगर देखें, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, और ये जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास कर, तो क्या होगा, ये इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स। इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी। हमें अगर यहाँ पे स्क्रीन लगा दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, तो ये मिलता है VIGYO, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। मतलब ये जो व्हाइट लाइट थी ये क्या हुआ, जब ये प्रिज्म से पास हुई तो ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई अपने 7 कलर्स, ठीक है। ये स्क्रीन पे हमें कलर्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या मिल रहा है हमें, स्पेक्ट्रम मिल रहा है। स्पेक्ट्रम क्या है, ये कलर जो हमें मिल, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्डर भी लिख देती हूँ, VIBGYOR। बी मतलब वायलेट, आई क्या है, इंडिगो कलर, बी ब्लू कलर, जी ग्रीन कलर, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर इज रेड। तो ये जो है हमारी वाइट लाइट इस अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है डिस्पर्शन की, दैट इज द रेनबो।
कैसे कि जब बारिश होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, ठीक है, वो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, दे विल एक्ट एज अ प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म की तरह वो बिहेव करें, ठीक है। तो जो सनलाइट है जब वो पास होगी इन टाइनी ड्रॉपलेट्स से, तो वो क्या करेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स, ये जो सनलाइट है वो डिवाइड हो जाएगी कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, डिस्पर्स्ड हो जाए, डिस्पर्जन होगी, passes through tiny droplets, then it undergo dispersion. तो डिस्पर्जन की वजह से क्या होगा, सनलाइट अपने 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, डिस्पर्ज हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये जो रेनबो है उसकी फॉर्मेशन हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था हमारे पास डिस्पर्जन का। अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कैसा, जिसमें जो लाइट है, when the beam of light interacts with particle of matter, it gets redirected in different direction. This process is known as scattering of light. स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि जब लाइट जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। जैसे इसके सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे रूम में क्या बहुत अंधेरा है, नाइट टाइम है, तो जब मॉर्निंग टाइम आप कर्टन साइड करते हो, विंडोज ओपन करते हो, तो लाइट जो है वो आपको अंदर रूम में आती दिखाई, वो किसकी हेल्प से हो रहा है कि वहां पे लाइट की क्या है, स्कैटरिंग हो रही है, जो वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में, के साथ ही जब ये लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है, रीडायरेक्ट हो रही है। तो अब जब आप कर्टन साइड करते हो, विंडो ओपन करते हो, तो लाइट हमें रूम में आती दिखाई देती है, मतलब हमें उसका पाथ क्या है, विजिबल हो रहा है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये जो स्कैटरिंग है ये नेचर में कहाँ पे यूज हो रही है, किस, कहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ये ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है कि जो लाइट है, जब वो पार्टिकल्स, जो एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगी, तो ये जो ब्लू कलर होगा, व्हेन लाइट interact with particles present in air, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर है, इट गेट स्कैटर्ड मोर, की स्कैटरिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेड। तो ये जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है, तो यही कलर हमारी आईज में एंटर करता है और हमें क्या लिखता है कि जो स्काई है वो क्या है, ब्लू कलर की, ठीक है। अब हमें पता है ये स्पेक्ट्रम का पैटर्न VIB GYO R, तो जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है एज कंपेयर टू रेड। तो जो स्कैटरिंग है वो किसकी ज्यादा होगी, यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली डिपेंडेंसी शो करती है वेवलेंथ पे, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम है
वो ज्यादा स्कैटर होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो क्या होगी, कम स्कैटर होगी। इसीलिए जो ब्लू कलर है वो ज्यादा स्कैटर हो रहा है एज कम्पेयर टू द रेड कलर, जिसकी वजह से हमें जो स्काई है उसका कलर क्या दिखाई देता है, रेड ब्लू कलर जो है वो दिखाई देता है, इस वेरिएशन की वजह से। रेलिंग स्कैटरिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। रेलिंग स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग हमें ये रिलेशन पता चला था कि जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली वेवलेंथ के साथ वेरी करती है, कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो स्कैटर ज्यादा करेगा कलर, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो स्कैटर कम करेगा। इसीलिए यहाँ पे ब्लू की जो वेवलेंथ है वो कम है रेड से, तो ये जो है ब्लू कलर उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से स्काई जो है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई, ठीक है। के बाद और जो प्रोसेस है, जैसे हमें सनसेट टाइम रेड कलर दिखाई देता है, ड्यूरिंग सनसेट सनराइज, उस टाइम ऐसा क्यों हमें दिखाई देता है, कि देखो ये जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमें ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये हमारा क्या ऑब्जर्वर है। मान लो अगर हमारा सन यहाँ पे है, ठीक है, नियर द हॉरिजन, जब सन नियर द हॉरिजन होता है तो यहाँ पे भी क्या होंगी, शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो स्कैटर होंगी, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर, ठीक है। जैसे कि ब्लू कलर वो भी स्कैटर होगा ज्यादा एज कम्पेयर टू रेड, बट जो लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, होगी, जैसे रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, दैट विल रीच अवर आई। तो जब सन हॉरिजन के नजदीक है स्कैटरिंग वहां पे हो रही है शॉर्टर वेवलेंथ की, बट जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है जैसे रेड कलर है वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो लॉन्ग वेवलेंथ हमारी आईज में क्या होती है, वो कलर हमारी आईज में एंटर करता है, तो हमें जो स्काई है वो क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई। अब जैसे नून टाइम की बात करें, नून टाइम जैसे दोपहर का टाइम है बहुत, ठीक है, नून टाइम में क्या होता है, एट नून ये जो सन है ये यहाँ पे होता है नॉर्मल पोजीशन पे, तो इस सिचुएशन में हमें सन वाइट अपीयर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लू एंड वॉयलेट लाइट है वो स्कैटर होती है कम, वेरी स्मॉल, कम अमाउंट में ब्लू और वॉयलेट लाइट स्कैटर होती है, जिसकी वजह से हमें नून टाइम में जो सन है वो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई। तो ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं ये किसकी वजह से हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह, ये जो लाइट है वो स्कैटर करती है, उसी की वजह से हमें ये कलर जो है स्काई के दिख रहे हैं।